अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा लेक्चर है वेरिएबल्स का। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, इनिशियलाइजेशन क्या होती है, वेरिएबल वैसे क्या होता है। फिर सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल जो है जब हम राइट करेंगे या हम डिफ़ाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे तो उसके रूल्स वो हम लोग रीड करेंगे। दैन उसका तरीका, लिखने का तरीका, ये सारे का सारा आज का हमारा लेक्चर है। ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आर नेम्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला। इसके अंदर से शॉर्ट काफ़ी सारे बनते हैं, इसमें से लॉन्ग ये इंपॉर्टेंट तीन है। वेरिएबल क्या होता है इसका अलग से शॉर्ट आ जाता है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है वो अलग से डेफिनेशन आ जाती है, इसके रूल्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन शॉर्ट क्वेश्चन है वो शॉर्ट में आ जाता है। तो वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस, मेमोरी सेल्स यानी क्या है, नेम्ड होते हैं किसका, मेमोरी लोकेशन का। ठीक है। मेमोरी लोकेशन विच आर यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मेमोरी लोकेशन क्या है, जैसे कि कंप्यूटर है, इसकी मैं सिंपल आपको वैल्यू बताती हूँ। जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 यानी बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। इसके अलावा वो कोई भी लैंग्वेज को समझता नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं करता। ये हम फर्दर पढ़ेंगे इसी वाले चैप्टर में या इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर में कि कौन सी लैंग्वेज समझता है, कौन सी लैंग्वेज नहीं समझता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझने के लिए हमें कौन सी क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, यानी कौन से ट्रांसलेटर्स यूज़ करने चाहिए। तो ये सारा हम लोग इसमें नेक्स्ट में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मेरा मेन मकसद जो है वो आप लोगों को ये डिक्लेयर करना है कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। वेरिएबल यानी कि अगर हमने कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देती है, कंप्यूटर इंसान तो नहीं है, ठीक है, एक इंसान है, उसके इर्द गिर्द जो उसका माहौल होता है आपने देखा होगा कि वो उसी के अकॉर्डिंग वो गेन करता है। अगर उसको पता होता है तो वो येस बोलता है, अगर उसको नहीं पता होता तो वो नो बोल देता है, कहता है कि आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस एनी चीज़, जो भी आप जिसके बारे में भी उससे पूछ रहे हैं। ऐसे ही है जैसे लैंग्वेज है, अगर हमें हमारी लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, हमें उर्दू की समझ आती है, अगर हमें कोई इंग्लिश में हम समझ लेते हैं। इंग्लिश कैसे समझनी शुरू की है, कैसे, यानी हमने बुक्स रीड की हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, हम स्टडी करते हैं तो हमने इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर ली। यानी हमें इंग्लिश कोई अगर बोल रहा होता है या हमें पढ़नी पड़ जाती है तो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर हमने पढ़े ना होते, जो अनपढ़ लोग होते हैं वो इंग्लिश कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर उनको उनका मीनिंग पता होगा तो वो यकीनन उस बात को उनको समझ आ जाएगी। सेम इसी तरह कंप्यूटर के अंदर अगर उसको कोई बात बतानी है, उससे कोई काम करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है। जैसे कि सी हमारी जो है सबसे ईजीएस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे फर्स्टेस्ट ईजीएस्ट मोस्ट ईजीएस्ट शॉर्टेस्ट लैंग्वेज डिक्लेयर की जाती है और सबसे ईजी अंडरस्टूड और मॉडिफाइड लैंग्वेज कंसिडर की जाती है, जो कि समझने में भी लिखने में भी ईजी है। ठीक है। अब इस लैंग्वेज के भी कुछ रूल्स हैं। इस लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश लाइक वर्ड्स तो यूज़ होते हैं जो कुछ हमें समझ आते हैं, जैसे इसके अंदर एक इंक्लूड का कीवर्ड इफ़ यूज़ किया जाता है, फिर इसके अंदर वाइल यूज़ किया जाता है, इसके अंदर डू वाइल यूज़ किया जाता है, इसके अंदर फार यूज़ किया जाता है। लेकिन ये सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, ये हमें इंग्लिश के तौर पे समझ आती है कि फार इसलिए होता है, वाइल इसके लिए होता है, लेकिन नहीं, लैंग्वेज में इनका काम अलग है। ठीक है। लैंग्वेज के अंदर इनका काम क्या है, अलग है, और इनका मकसद, पर्पस, इनका मीनिंग, इनकी वर्किंग सब कुछ क्या है, डिफरेंट है। सेम एज इट इज़। अब इन काम के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया कि डिफरेंट फायर है, वाइल है, ये सारी हम फार वाइल ये सारी की सारी रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे। तो इनको जब हम लोग लिखते हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर है, अगर हम कंप्यूटर लेके आते हैं या जैसे हम कार्ड लेते हैं, सिंपल कार्ड जो होता है, मोबाइल कार्ड लेते हैं, तो उसकी 2 GB रैम होती है। ठीक है। वो सिर्फ 2 GB तक आपकी स्पेस होती है, उसके अंदर 2 GB तक डाटा जाएगा। अगर आप उससे ज़्यादा डालेंगे तो वो इंटरप्ट कहता है कि आपके जो मोबाइल मेमोरी है वो कम्प्लीटेड है, या जो आपने कार्ड डाला होता है उसकी मेमोरी जो है वो कम्प्लीटेड है, तो काइंडली आप लोग इस मज़ीद या स्पेस खाली करो या कुछ भी इस तरह का कह देते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर के लिए हमें क्या चाहिए, स्पेस बनाने के लिए कंप्यूटर के अंदर अब 2 रैम है कंप्यूटर की स्पेस। ठीक है। 2 GB उसकी रैम है। अब वो क्या करता है, उसमें से स्पेस लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए जो कि हमें लेके दे, कंप्यूटर से स्पेस लेके दे। हम लिख रहे हैं सी लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज के थ्रू हम एक चीज़ लिख रहे हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। अब कंप्यूटर के अंदर से हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो किसके थ्रू लेनी है, मेमोरी सेल्स के थ्रू। ठीक, मेमोरी लोकेशंस के
के थ्रू? मेमोरी लोकेशंस के थ्रू हमें दो चीज़ों से, एक उसका नाम रखने से और एक उसकी टाइप बताने से कि जो हम डाटा डाल रहे हैं क्या वो डिजिटल फॉर्म है यानी न्यूमेरिकल फॉर्म में है, 1 2 की फॉर्म में है, क्या वो अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म यानी करैक्टर फॉर्म में है, या क्या वो फ्लोट फॉर्म है यानी कि डेसिमल पॉइंट फॉर्म में है। तो इस तरह 3 तरह के डिफरेंट डाटाज हम डाल सकते हैं, करैक्टर फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में या फिर फ्लोट फॉर्म में। क्लियर? अब इन 3 के लिए हमें डाटा टाइप तो हमारी इंट हो जाएगी, करैक्टर हो जाएगी, फ्लोट हो जाएगी। अब फ्लोट इंट तो हमने बोल दिया, अब हम जो डाटा डाल रहे हैं उसका हमें नाम रख रहे हैं। जैसे अगर हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस देने जा रहे हैं, हमने काफ़ी 100 स्टूडेंट्स जो हैं या 100 स्टूडेंट्स जो हैं उनके मार्क्स जो हैं वो एडिंग करवाने हैं, तो हमें उनका नाम रखना पड़ेगा। तो हमें एक एक अलग अलग नाम रखने की बजाय हम यूँ भी कर सकते हैं मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4। तो ये सारे मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 ये क्या बन जाएंगे? वेरिएबल्स। ठीक है। अब मार्क्स की फॉर्म कौन सी होती है? न्यूमेरिकल फॉर्म होती है, यानी 0 1 की फॉर्म में होते हैं, यानी 0 1 2 3 इस तरह डिजिट फॉर्म में होती है। तो इसके लिए डाटा टाइप कौन सी यूज़ की जाती है? इंट। अब इंट जो है वो कितनी स्पेस लेता है? वो स्पेस लेता है 2 बाइट्स। ठीक है। वो कंप्यूटर से हमें कितनी बाइट्स लेके देगा? अगर हम इंट मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 मतलब सो ऑन वेरिएबल्स ले सकते हैं। हम वेरिएबल क्या ले सकते हैं? सो ऑन ले सकते हैं। अब मार्क्स 1 से लेके मार्क्स 100 तक वेरिएबल्स ले सकते हैं। ठीक है। आप जितने आपका दिल चाहे। ठीक है। आपने लिख लिया। अब उनकी आपने जो क्या किया है उसकी डाटा टाइप है, यानी उनको स्पेस 1 से लेके 100 तक के लिए कितनी स्पेस उनको लेके दी है? 2 बाइट्स की। ठीक है। कंप्यूटर ने 100 उन वेरिएबल्स को कितनी स्पेस देनी है? 2 बाइट्स की। ठीक है। अब समझ आ गई कि मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल्स क्या होते हैं। विच आर यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा। सेम वही कि मार्क्स 1 के अंदर मार्क्स 1 जो है स्टूडेंट, हमने सपोज स्टूडेंट का नाम ही मार्क्स 1 रख दिया, या आप स्टूडेंट 1 से लेकर स्टूडेंट 100 तक रख ले। तो स्टूडेंट 1 के अंदर जो हम नंबर डाटा डालेंगे, यानी नंबर स्टूडेंट 1 के जो है वो 80 मार्क्स है, स्टूडेंट 2 के 60 हैं, ऐसे 65 है, 70 हैं, ऐसे डालते जाएंगे। तो ये क्या होगा? डाटा होगा, जो कि हम क्या करें? वेरिएबल के अंदर इनपुट कर रहे हैं। क्लियर? रिजल्ट्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एज द नेम स्टेट्स, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल मे चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वी आर फेमिलियर विद द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल विद रेफरेंस टू अलजेब्रा। द वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन मेमोरी रैम। रैम के अंदर रीड ओनली, रैम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मैम। देयरफॉर द डाटा इज स्टोर्ड इन them temporarily. One should not mix the contents of a variable with its address. These are entirely different concepts. The contents of a variable can be thought of as the residence of your neighboring house, while the address of the variable can be thought of as the address of that house. अब यहाँ पे देखें वार उसने क्या लिया? वेरिएबल का नाम लिया। कंटेंट ऑफ द वेरिएबल उसने लिया 12। अब उसके अंदर लिखा हुआ है ना VAR। वार किसका एब्रीवेटेड है? वेरिएबल का। अब उसने लिखा है वार क्या है? नेम ऑफ द वेरिएबल है। फिर उसके अंदर 12 लिख दिया, यानी उसके अंदर डाटा उसका कॉन्टैक्ट ऑफ वेरिएबल कितना डाल दिया? 12 डाल दिया। 0002 ये क्या है? एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। यानी ये कितनी मेमोरी स्पेस लेगा? 2 बाइट्स की। इज इट क्लियर? आगे देखें कि डिक्लेयर्ड कैसे करना है। अगर हमने प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करना है तो वो कैसे करना है? सी इज़ अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल विद सिंटैक्स। ठीक है। अब यहाँ देखें, सी इज़ अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर बीइंग यूज्ड। कोई भी वेरिएबल हमने लिखना है उसको यूज़ करने, इस्तेमाल करने से पहले उसको क्या करना है? डिक्लेयर करना लाजमी है। डिक्लेयर करने का क्या मतलब है? कि उसको डिक्लेयर करना है कि वो किस फॉर्म में है। यानी आप मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 लिखते जा रहे हैं, लेकिन आपने उसकी टाइप बताई नहीं है। अब कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड कर लेगा कि जो यूज़र डाटा डालना चाह रहा है वो किस फॉर्म में है? करैक्टर फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में है, फ्लोट फॉर्म में है? उसको क्या हो जाएगी? कन्फ्यूजन हो जाएगी और वो क्या कर देगा? कोई भी आंसर डिक्लेयर नहीं करेगा। द कंपाइलर विल रिपोर्ट एन एरर इफ एन अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल इज यूज। सेम कंपाइलर जो एरर जनरेट कर देगा इन अ प्रोग्राम। अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इन सी बाय स्पेसिफाइंग इट्स टाइप। क्या कहते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है? बाय स्पेसिफिंग, यानी उसकी डाटा टाइप के साथ। डाटा टाइप कौन सी होती है? मैंने बताई है जो सबसे मशहूर तरीन कौन कौन सी है? फ्लोट है, इंट है, करैक्टर है, डबल है।
ठीक है। एंड नेम एंड द सिंटैक्स टेक द फॉलोइंग, ये इसका सिंटैक्स है। आपने सबसे पहले क्या लिखना है, डाटा टाइप, फिर आपने क्या लिखना है, वेरिएबल नेम, एंड देन उसके बाद क्या है, सेमी कॉलन। अब डाटा टाइप के अंदर क्या आ सकता है, ये उन्होंने एग्जाम्पल भी उन्होंने देखी, डाटा टाइप वेरिएबल नेम अंडरस्कोर लगाया हुआ है उन्होंने साथ, और बाद में क्या आएगा, सेमी कॉलन। अगर आप इसके सिंटैक्स के अंदर सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो आपका एरर जनरेट होगा, ठीक है। डाटा टाइप रेफर्स टू द टाइप ऑफ द डाटा बीइंग स्टोर्ड इन द वेरिएबल, फॉर एग्जांपल इंट KGS। अब इंट क्या है, डाटा टाइप, KGS क्या है, नाम आप वेरिएबल का कोई सा भी रख सकते हो, ठीक है। उसके कुछ रूल्स हैं वो नीचे दिए गए हैं, वो मैं बताती हूँ कि क्या क्या उसके रूल्स हैं। KGS, अब ये KGS अलग अलग नहीं है, ठीक है। अगर आप आगे कोमा, फिर जी, फिर कोमा, फिर S लगाएंगे तो ये इसका क्या मतलब हो जाएगा, 3 वेरिएबल। अब KGS के अंदर ना तो स्पेस है, ठीक है, स्पेस तो जो कंपाइलर है वो एक्सेप्ट करता ही नहीं है, वो क्या करेगा, आपका एरर जनरेट कर देगा, यानी स्पेस होती नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं होती। अगर आप इसके दरम्यान में के दरम्यान में कोमा लगा के G लगाएंगे, G का कोमा लगा के फिर आप S लगा देंगे तो ये डिफरेंट तरह के 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे। अब KGS इकट्ठा है और सेमी कॉलन लगा हुआ है इसके बाद, तो इसका मतलब है कि इंट उसकी डाटा टाइप है और उसका वेरिएबल नेम क्या है, KGS। इसी तरह डबल है, डबल भी क्या है, डाटा टाइप है, लेंथ क्या है, वेरिएबल का नेम है। अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ वेरिएबल सेपरेटेड बाय कॉमास, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आप अलग एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तो आपने क्या दरम्यान में लगाना है, कोमा, यानी के दरम्यान में स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3 है, तो आपने स्टूडेंट 1 लिख के कोमा लगाना है, स्टूडेंट 2 लिख के कोमा लगाना है, एंड देन स्टूडेंट 3, और बाद में क्या आ जाएगा, सेमी कॉलन। For example, by commas is specified with the data type to declare more variables of the same data type, such as int marks एक वेरिएबल, फिर कोमा आ गया, फिर टोटल स्टूडेंट्स, टोटल है, फिर अंडरस्कोर का साइन है, स्टूडेंट्स, ये भी अंडरस्कोर जो है वो भी क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन में एक्सेप्टेबल है। एंड कोमा आया, नंबर ऑफ रूम्स, अब ये डबल अंडरस्कोर लगाया हुआ तो ये भी क्या है, एक्सेप्टेबल है। फिर सेमीकोलन, फिर डबल के अंदर KGS, कोमा, लेंथ, कोमा, वॉल्यूम, कोमा, हाइट। अब ये 4 तरह के डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड हो गए, क्लियर। अब डिक्लेयर्ड वर्सेस डिफाइनिंग अ वेरिएबल, अब एक मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइनिंग और डिफरेंशिएट बिटवीन डिफाइनिंग एंड डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, यानी डिफाइन करने का और डिक्लेयर करने में डिफरेंस क्या है। देखिए कि क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, टेल्स द कंपाइलर द नेम ऑफ द वेरिएबल टू बी यूज्ड इन द प्रोग्राम एंड द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट। अब समझ आइए कि डिक्लेरेशन क्या क्या कंपाइलर को बताती है। कंपाइलर क्या करता है, हमारी लैंग्वेज यानी जो हम लिख रहे होते हैं उसको किस में कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ठीक है। द वेरिएबल डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर द नेम ऑफ वेरिएबल, एक तो वो क्या बताती है, नेम ऑफ वेरिएबल, जैसे इसके सिंटैक्स में भी लिखा हुआ था कि वेरिएबल नेम बताती है, और वो क्या बताती है कि टू बी यूज्ड इन द प्रोग्राम, के कौन सा वेरिएबल उसके अंदर यूज़ होना है प्रोग्राम के अंदर, वो बताती है। एंड द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन, कि किस टाइप में वो जो वेरिएबल है वो अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करवाना चाह रहा है। जैसे हमने इंट KGS लिखा है तो KGS का क्या मतलब है कि ये जो वेरिएबल है ये किस फॉर्म में अपना डेटा लेना चाह रहा है, न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि कुछ दिए गए एंड सच एज, ये उन्होंने नीचे से उन्होंने क्या किया है कि इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन अ C प्रोग्राम इनटू वॉल्यूम। अब देखें वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल का नेम, ये भी कंपाइलर को बता दिया उसने डिक्लेयरिंग में, और इंट क्या है, डाटा टाइप, यानी कि वॉल्यूम जो है उसकी डाटा टाइप क्या है, न्यूमेरिकल फॉर्म है। इसी तरह करैक्टर CH उसने क्या लिया, वेरिएबल का नाम लिया और उसकी फॉर्म कौन सी है, अल्फ़ाबेटिकल, यानी करैक्टर हो गया। वेरिएबल डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर द नेम ऑफ टू वेरिएबल्स वॉल्यूम एंड CH यूज टू स्टोर एन इंटीजर एंड करैक्टर डाटा रिस्पेक्टिवली। अ वेरिएबल डिक्लेरेशन डज नॉट सेट असाइड मेमोरी लोकेशन फॉर द डाटा टू बी स्टोर्ड, इट जस्ट इन्फॉर्म्स द कंपाइलर द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड द टाइप ऑफ द डाटा टू बी स्टोर्ड इन इट। वो कहता है कि अलग से उसके लिए मेमोरी लोकेशन यानी उसके लिए मेमोरी डाटा नहीं रखता। वाइल द डिफाइनिंग ऑफ द वेरिएबल, लेकिन जो डिफाइन करना होता है वेरिएबल को वो क्या करता है, दैट सेट असाइड मेमोरी लोकेशन फॉर द वेरिएबल, जो कि क्या करता है, सेट असाइड मेमोरी लोकेशन, यानी कि मेमोरी लोकेशन, सेट असाइड मेमोरी लोकेशन फॉर द वेरिएबल। लेकिन वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है वो उसको नाम तो बताता है वेरिएबल का, उसकी डाटा टाइप भी बताता है, लेकिन उसके लिए अलग से
उसका जो क्या कहते हैं मेमोरी लोकेशन नहीं बताता, लेकिन डिफाइनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल जो है सेट असाइड मेमोरी लोकेशन ऑफ द फॉर द वेरिएबल. However, in C, the variable declaration statement not only declares the variable but also defines it as in case of above two statements. It does not mean that the declaration of a variable cannot be separated from its definition. In C, C is such a powerful language that provides us all what we need for developing a program. But the discussion is out of scope of this book. We will learn more on this topic in such classes. अच्छा जी, आगे देखें इनिशियलाइज़ करना है, यानी पहले हमने क्या करते हैं अलग से वैल्यूज़ को देते थे, अब है कि अगर साथ ही हम उसकी वैल्यू जो हमने, यानी अगर हमने वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को साथ ही अगर उसकी वैल्यू भी देनी हो तो उस तरीके को क्या कहते हैं इनिशियलाइजेशन. जैसे हम लिखते हैं a इज़ इक्वल 10, तो ये क्या होता है इनिशियलाइजेशन होती है. अगर हम इसके साथ सी लैंग्वेज में इसके साथ इंट a इज़ इक्वल 10, तो ये क्या हो जाएगा एक ही लाइन पे इनिशियलाइजेशन भी एंड डिक्लेरेशन भी. Assigning a value to a variable at the time of its declaration is called initialization. Initialization a variable in a C program. When a variable is declared, the compiler set aside some memory space for it. This allocated memory space may contain data meaningless to the program, also called garbage. The computation involving this variable may produce unexpected results. To avoid the situation, all variables should be declared before being used. In C, a variable can also be initialized at the time of its declaration. कहते हैं कि जिस टाइम पे हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं उसी टाइम पे हम क्या कर सकते हैं इनिशियलाइज भी कर सकते हैं. जैसे देखें इंट काउंट, अब इस जगह पे जस्ट हमने क्या किया है वेरिएबल को डिक्लेयर किया है. नेक्स्ट लाइन देखें काउंट इज इक्वल है 125, ये क्या होगा दूसरी लाइन पे हमने क्या कर दिया वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दिया इस जगह पे. ठीक है, आगे देखें एक ही लाइन पे उन्होंने डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी किया. 4 डाटा टाइप CH उसके क्या है वेरिएबल का नाम इज इक्वल का साइन आ गया जी. अब जी देखिए करेक्टर जो होता है वो हमेशा किस कोड में लिखा जाएगा सिंगल कोड के अंदर लिखा जाएगा. ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन डेफिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन. अब एक ही लाइन पे वेरिएबल डिक्लेयर भी हो रहा है डिफाइन भी हो रहा है और इनिशियलाइज भी हो रहा है. सेम एज इट इज फ्लोट वेट इज इक्वल है 75.8 सेमीकोलन लाजमी आएगा. बॉडी के थर्ड पार्ट बेसिक हमने पीछे जब सी का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हमने पहले वाला पढ़ा था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, सेकंड वाला हमने पढ़ा था मेन फंक्शन का एंड थर्ड वाला पढ़ा था हमने बॉडी स्टेटमेंट्स का. और बॉडी स्टेटमेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि जितनी भी स्टेटमेंट बॉडी स्टेटमेंट के अंदर आएंगी वो उनके सब के बाद क्या आएगा सेमीकोलन. तो ये सारे के सारा हमारा जो है प्रोसेस जो है वो बॉडी का स्टार्ट हुआ है और हम बॉडी का पार्ट पढ़ रहे हैं, उसी के अंदर वेरिएबल्स आते हैं, उसी के अंदर स्टेटमेंट्स आती हैं. तो यही वो हमें बता रहे हैं और हर एक स्टेटमेंट के बाद क्या आएगा सेमीकोलन. अदरवाइज़ क्या होगा हमारा जो कंपाइलर है वो एरर जनरेट करेगा. ठीक है, नेक्स्ट वाला है कि वेरिएबल. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वेरिएबल के बारे में ना हो गई होगी. अब उसके रूल्स के बारे में बता रहा है कि हम उसके रूल्स ये जो हम नाम रख लेते हैं COUNT काउंट रख लिया, CH रख लिया, वेट रख लिया, ऊपर हम लोगों ने वॉल्यूम रख लिया, CH रख लिया, फिर मार्क्स टोटल स्टूडेंट अलग अंडरस्कोर यूज़ करते हुए नंबर ऑफ़ रूम्स रख लिया, वे हाइट रख लिया कि ये कैसे रख सकते हैं. इसके कुछ रूल्स होते हैं. वेरिएबल का नाम रखने के क्या है रूल्स है. ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ये शॉर्ट में भी आ जाता है. ठीक है, और इसमें से MCQs भी आ जाते हैं. टू यूज़ वेरिएबल in C program, we must know the rules to choose name for them. Here are some important rules for naming a variable in C. कौन से a variable name can consist of letters, यानी लेटर्स पे कंसिस्ट हो सकता है, डिजिट्स इसके अंदर आ सकते हैं, एंड द अंडरस्कोर करैक्टर, यानी हम अंडरस्कोर यानी जैसे हम मार्क्स 1 लिखते हैं तो अब मार्क्स के अंदर क्या है करैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, लेटर्स है ना MARKS, ये सारे क्या हैं लेटर्स हैं. अब आगे उसके साथ मार्क्स 1 लिख देंगे तो 1 भी आ गया यानी डिजिट्स भी यूज़ हो गया. अगर हम मार्क्स अंडरस्कोर 1 लिख देते हैं तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि हमारा क्या हो गया अंडरस्कोर भी यूज़ हो गया. तो वो कह रहे हैं कि एक्सेप्टेबल कौन सा है, डिजिट्स भी एक्सेप्टेबल हैं, लेटर्स भी एक्सेप्टेबल हैं एंड अंडरस्कोर भी. द फर्स्ट करेक्टर ऑफ द नेम मस्ट बी अ लेटर, कि सबसे पहला जो वर्ड है वो कहते हैं कि 1 मार्क्स नहीं लिख सकते.
आप मार्क्स वन वेरिएबल ले सकते हैं, वेरिएबल का नाम ले सकते हैं, लेकिन 1 मार्क्स नहीं लिख सकते, यानी पहले आप डिजिट यूज़ नहीं कर सकते। हमेशा वेरिएबल का जो पहला नाम होगा वो किस पे होगा, करैक्टर फॉर्म में होगा। द अंडरस्कोर इज़ आल्सो एज अ लीगल फर्स्ट करैक्टर बट इट्स यूज़ इज़ नॉट रिकमेंडेड। देयरफॉर 9 विनर जो है इनवैलिड है, हैश होम जो है इनवैलिड है, एंड 2 kgms जो है आर इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब है कि नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, आगे देखें कि सी इज़ अ केस सेंसिटिव के लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है कि ये अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है, ये हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलती। जब इसने कह दिया है ना कि आप 9 विनर वाला वेरिएबल नहीं ले सकते, तो इसका मतलब है कि आप नहीं ले सकते। आपका कंपाइलर जो है वो एरर लाजमन जनरेट करेगा जब तक कि आप 9 पीछे, या आप विनर 9 लिख सकते हैं, आप 9 विनर नहीं लिख सकते। सी इज़ दस द नेम काउंट एंड काउंट रेफर्स टू डिफरेंट वेरिएबल्स। अब यहाँ पे देखें केस सेंसिटिव कैसे है, इसके अंदर अपर और लोअर का बड़ा डिफरेंस आ जाता है। आपने सेम वेरिएबल दोनों एक ही नाम से लेना चाह रहे हो, ठीक है। आप जैसे काउंट लेना चाह रहे हो तो दूसरा वेरिएबल भी, 2 वेरिएबल लेना चाह रहे हो लेकिन सेम नेम के लेना चाह रहे हो। सेम नेम के दोनों एक जैसे नहीं ले सकते। जैसे COUNT काउंट लिखा हुआ है लोअर केस में, तो आप लोअर केस में एज इट इज़ वाला वेरिएबल नहीं ले सकते। आप COUNT आप अपर केस में ले सकते हो, लोअर में नहीं ले सकते। सी कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। कैसे, जो इंट है, वाइड है, साइंड है, वाइल आर एज नॉट यूज्ड एज द वेरिएबल नेम। फॉर मैनी कंपाइलर्स आ सी प्रोग्रामर नेम कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग होता है। हमारा जो वेरिएबल का नेम है वो कितने कैरेक्टर्स पे कंसिस्ट कर सकते हैं, 31 पे। हम 31 से अगर ज़्यादा जाते हैं, अगर हम हमारे कैरेक्टर जो हैं यानी मार्क्स, स्टूडेंट, पूरा मिला के अगर उसके 31 कैरेक्टर्स हो जाते हैं तो वो एक्सेप्टेबल होंगे। अगर हमारे 32 या उससे 31 से एक्सीड करते हैं तो हमारे एक्सेप्टेबल कितने होंगे, 31 से जो ऊपर वाले होंगे वो क्या हो जाएंगे, इग्नोर्ड कर दिए जाएंगे बाय द कंपाइलर। ना कि हमने लिख दिया, हमने चाहे 40 कैरेक्टर्स का एक वेरिएबल लिख दिया है, लेकिन हमारे एक्सेप्टेबल कितने होंगे, 31 से एक्सीड करेंगे तो वो इग्नोर कर देगा। Hence the name problem solving techniques in C 31 characters and problem solving techniques C language 40 characters would appear to be same to the compiler. The compiler does not differentiate these two names because the 31st characters of both are the same. Blank spaces are not allowed in the same. जैसे कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपने वेरिएबल का नाम रखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग, वेरिएबल का नाम आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखा है, लेकिन प्रॉब्लम और सॉल्विंग के दरमियान में स्पेस दे दिया। स्पेस मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी है कि प्रॉब्लम अगर वेरिएबल के दरमियान आपने एक ही वेरिएबल के दरमियान में स्पेस दे दिया तो वो क्या आएगा, कंपाइलर की तरफ से ऑटोमेटिकली एरर जनरेट हो जाएगा। इज़ एन इनवैलिड वेरिएबल नेमिंग सी। अ वेरिएबल कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड फॉर वन डाटा टाइप, कि एक वेरिएबल की सिर्फ एक ही डाटा टाइप हो सकती है। वो कैसे, जैसे कि आप अगर मार्क्स लेते हो, ठीक है, मार्क्स हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं। अगर आपने उसकी 2 डबल डाटा टाइप्स रख दी हैं, यानी इंट मार्क्स और फिर दोबारा से आपने उसको डिक्लेयर कर दिया फ्लोट मार्क्स, अब ये 2 क्या हो गई हैं, वेरिएबल एक ही है लेकिन उसकी टाइप्स आपने 2 कर दी हैं, इंट में भी कर दिया और फ्लोट भी कर दिया। तो कंपाइलर क्या करेगा, ये नेक्स्ट में हम एक्सप्लिसिट कास्टिंग पढ़ेंगे और इम्प्लिसिट कास्टिंग पढ़ेंगे। उसके अंदर वो कहता है कि अगर आप एक ही वेरिएबल को 2 डाटा टाइप्स डिक्लेयर कर देते हो तो वो क्या करेगा, जो बड़े वाली प्रेसिडेंस रखती होगी डाटा टाइप, वो उसके अंदर, यानी अगर फ्लोट और डाटा टाइप है, इंट है, इंट जो है वो 2 बाइट्स कैरी करती है और फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स कैरी करती है। तो जो फ्लोट है उसकी प्रेसिडेंस हाई है, तो ऑटोमेटिकली जो मार्क्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह ये जो पहले तो कहता है कि वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर्ड होता ही नहीं है एक या एक से ज़्यादा डाटा टाइप के साथ। सी प्रोग्रामर्स कॉमनली यूज ओनली लोअर केस लेटर्स इन वेरिएबल नेम, आल्दो दिस इजंट रिक्वायर्ड यूजिंग ऑल अपर केस लेटर्स इज यूजुअली रिजर्व्ड फॉर द नेम ऑफ कॉन्स्टेंट। वेरिएबल नेम शुड भी रीडेबल होने चाहिए, वेरिएबल के नाम जो है वो शुड भी रीडेबल होने चाहिए। ऐसा नाम नहीं होना चाहिए MCH, ये क्या है, ये वेरिएबल का नाम ऐसा होना चाहिए जो आपके प्रोग्राम से रिलेटेड हो।
यानी अगर आपका प्रोग्राम में वो कह रहे हैं कि आपने 100 स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो आपने ऐड करवाने हैं, तो आप सब्जेक्ट रख सकते हो, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, यानी प्रोग्राम से रिलेटेड आप वेरिएबल्स के नाम रख सकते हो। लेट्स कंसिडर अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स लोन पेमेंट शुड स्टोर द वैल्यू ऑफ द प्राइम इंटरेस्ट रेट इन। इसको छोड़ दें, ये जो ब्लॉक बना हुआ है इसको छोड़ दें। बाकी आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। आपने इसको अच्छे से कर लेना है। इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट में हमारा डाटा टाइप। इस चैप्टर के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। काइंडली आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा एंड लिख लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।